मैं कोऑपरेटिव सेक्टर से बिलोंग करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सबसे बड़ा फैसला पिछले 1 साल में किया गया वो है कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री सेंटर में खोली गई, सहकारिता मंत्रालय खोला गया, जो आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। और उसके जिम्मेदारी एकदम सही आदमी हमारे गृह मंत्री जी अमित भाई शाह को दी गई। यूपीए 1 और यूपीए 2 ने क्या किया? कल उनके नेता बोल रहे थे कि स्टार्टअप इंडिया क्या है, आत्मनिर्भर भारत क्या है। तो मैं उनको समझाना चाहता हूं कि स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, एंटरप्रेन्योरशिप, फार्मर एम्पावरमेंट, ये चालू ही कोऑपरेटिव से हुआ है। और मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर कैलाशवासी पद्मश्री विट्ठलराव विखे पाटिल जी ने एशिया की पहली कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री खोली और कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू किया। तो ये स्टार्टअप इंडिया उनको दिख नहीं पाया, क्योंकि यूपीए 1 और यूपीए 2 के सरकार ने महाराष्ट्र में हर कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री को किसानों की एफआरपी देने के लिए सिर्फ शुगर फैक्ट्रीज को कर्जा लेने पे मजबूर किया कि आप कर्जा लीजिए, एफआरपी दीजिए, कर्जा लीजिए, एफआरपी दीजिए। और इसके माध्यम से 10 सालों का इनका कार्यकाल में इन्होंने सारी कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री जो महाराष्ट्र में स्थित थी उनको बंद की। और आज महाविकास आघाड़ी सरकार के 70% मिनिस्टर्स ने इन्हीं बंद पड़े कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज को बहुत कम दामों में खरीदा और आज वो उसके मालिक बने बैठे हैं। ये इनका सेक्युलरिज्म है। 3 है और तीनों कोऑपरेटिव हैं, तीनों कोऑपरेटिव हैं दादा, तीनों कोऑपरेटिव हैं, प्राइवेट नहीं है। उसमें मैं आता हूं। हमारी सरकार ने क्या किया? हमारी सरकार ने शुगर इंडस्ट्री रेवोल्यूशनाइज की। एक्सपोर्ट सब्सिडी 2020-21 में 3,580 करोड़ का एक्सपोर्ट सब्सिडी दिया। एमएसपी को फिक्स किया, 3100 रुपए में एमएसपी को फिक्स किया गया। शुगर सेल में कोटा सिस्टम बनाया गया जिससे शुगर प्राइस स्टेबलाइज हो। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक अभूतपूर्व प्रोग्राम, यह देश में पहली बार हुआ कि किसी गवर्नमेंट ने इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम एनहांसमेंट में जो स्पिरिट तैयार हुआ, जो इथेनॉल तैयार हुआ, उसके लिए अलग रेट तैयार किया। सी हेवी के लिए अलग, बी हेवी मोलासेस के लिए अलग, सिरप के लिए अलग। इतना ही नहीं, लेकिन इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी एनहांसमेंट के लिए पिछले 6 महीने में 12,900 करोड़ रुपए का कर्जा दिया गया और 2,790 करोड़ इंटरेस्ट सबवेंशन दिया गया। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं सभापति महोदय? इन सब का लाभ, एक्सपोर्ट सब्सिडी का लाभ, इंटरेस्ट सबवेंशन का लाभ, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का लाभ महाविकास आघाड़ी के हर मंत्री ने, जिसकी शुगर इंडस्ट्री है, शुगर फैक्ट्री से उन्होंने लिया। उन्होंने उसकी मदद से किसानों को एफआरपी दी, लेकिन कभी भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम, कभी भी उनकी तारीफ या उनकी योजनाओं की तारीफ नहीं की। इस बात का हमें खेद है। इतना ही नहीं, 1985 से एक केस सारी कोऑपरेटिव शुगर इंडस्ट्री में पेंडिंग था कि जिन जिन शुगर फैक्ट्रीज ने एफआरपी के ऊपर किसानों को रकम अदा की है, 9,500 करोड़ रुपए की इनकम टैक्स पेनल्टी 1985 साल से ड्यू थी। यूपीए 1 आया, यूपीए 2 आया, उसके पहले भी सरकारें आई। माननीय अमित भाई शाह जिस दिन मंत्री बने, एक ही मीटिंग में फाइनेंस मिनिस्ट्री को आदेश दिया, जेआर निकला और 9,500 करोड़ रुपए की टैक्स पेनल्टी माफ कर दी गई। मतलब 35 सालों पुराना इशू 35 मिनट की मीटिंग में पूरा कर सके। हमें अभिमान है ऐसे सहकारिता मंत्रालय माननीय अमित भाई शाह का। Sir, I stand here to speak on the address of the President of India. I thank him for addressing the nation. Sir, actually कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी बीजेपी से जो सांसद बने नए हैं, बहुत अच्छा भी बोले, पहली बार चुन के आए, बहुत अच्छा बोले, लेकिन मेरे भतीजे की उम्र के हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन 2-4 चीज़ें उन्होंने कही, सिर्फ रिकॉर्ड के लिए मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि इन्होंने कहा कि यूपीए 1 और यूपीए 2 के खिलाफ काफ़ी उन्होंने बोला। ठीक है, उनका अधिकार है बोलना, लेकिन मैं सिर्फ उनको याद दिलाना चाहती थी कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में उनके पिताजी मंत्री थे। तो सारी जो पॉलिसीज़ कही थी ना, तब वो कांग्रेस में थे। तो सारा उन्होंने टिप्पणी जो की है ना,
वो खुद के फादर के खिलाफ ही की है, जो हमारी संस्कृति में नहीं बैठता। जो भी है, मराठी में कहावत है, आप महिला आप ज़्यादा समझेंगी ये सब, कि मराठी में कहावत है, खल्ल्या मिठाला जागू नका। म्हणजे जिसका कभी भी थोड़ा भी नमक खाया ना, ज़िंदगी पे याद रखना, ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया और ये मेरी भारतीय संस्कृति है। कभी भी किसी के साथ में कुछ भी खाया होगा, 2 रुपया का निवाला भी खाया होगा, उसको हमेशा याद रखना, ये मेरी संस्कृति है, ये मराठी में मेरी माँ ने मुझे सिखाया। तो 10 साल जिनके साथ आप मंत्री रहे, पूरा सारा दिल्ली आना जाना, गांधी फैमिली के उनके बहुत सारे संबंध थे, शायद भूल गए होंगे, बट ये उसका बैकग्राउंड है। तो जब वो टीका टिप्पणी सारे कर रहे थे तो काफ़ी बेनिफिशियरी थे। और बाकी जो बेनिफिशियरी है मैं बोलना नहीं चाहती, मेरा स्टाइल नहीं है वो, अभी वो किसी और दिन प्राइवेट में सबको बता दूंगी, ये पार्लियामेंट की बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से एक दूसरे पे जब सांसद बोलते हैं तो थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए और इतना भी एमनीजिया नहीं होना चाहिए। मोमेंट में ज़रूर रहो बट हिस्ट्री नहीं भूले। तो हिस्ट्री में सिर्फ थोड़ा आई वॉज टर्निंग द क्लॉक टू मेक श्योर द कंपस इज इन ऑर्डर। दूसरी उन्होंने बात कही कि शायद सांसदों को वयोश्री स्कीम के बारे में कुछ पता नहीं, पढ़ते नहीं है। शायद होगा भी ऐसा, हम लोग पढ़ते नहीं हैं इनके ज़्यादा, इतने तो हम विद्वान नहीं हैं, थोड़ा बड़ा हम भी पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं उनको कहना चाहती थी कि वयोश्री की जो स्कीम है उनका थोड़ा सा डेटा आप खुद चेक कर लीजिए, देख लीजिए इस देश का कौन सा निर्वाचन क्षेत्र है जो पिछले 2-3 साल से लगातार 1 या 2 नंबर पे, खुद चेक कर लीजिए। मैंने बोलना थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा, तो बस वो डेटा आप चेक कर लीजिए कि 1 या 2 नंबर पे कौन सा क्षेत्र आता है, बस इतना ही चेक कर लीजिए। और बाकी इज़ हिस्ट्री, आप सबको एक्सेस होता है, आप सत्ता में आपको तो वो मिल जाएगा। और उनके मैं और नहीं टाइम देना चाहती क्योंकि मैं कोई अच्छे और एक बात उन्होंने कही कि हम थैंक यू नहीं बोलते, इतने एहसान फरामोश भी नहीं आप मेरा ट्विटर हैंडल चेक कर लीजिए, हमारे सबके देख लीजिए, कोई भी हमारे लिए कुछ अच्छा करता है हम सिर्फ प्राइवेट में लेकर जाके नहीं बोलते, हम ट्विटर पे डालते हैं, हर मंत्री को थैंक यू बोलते हैं, ये हमारी संस्कृति है। अच्छा को अच्छा बोलते हैं, आप सबका देखिए, सिर्फ मेरा नहीं बोल रही, हमारे सारे सांसद जो अपोजिशन में है सब दिखाते हैं। अगर किसी रेलवे मंत्री को बोले अगर ट्रेन मिल गया तो ऑफिशियली ट्विटर पे डालते हैं, दुनिया देखती है, सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं थैंक यू बोलते। तो ये थोड़े से इल इन्फॉर्म्ड है, नए हैं शायद, उत्साह है, लेकिन अच्छा बोले, आई कॉम्प्लीमेंट हिम, उनका फ्यूचर भी बहुत बड़ा लंबा है। तो थोड़ा होमवर्क करके बोले तो और 50 साल, इनके दादाजी भी बहुत लंबी उनकी पॉलिटिक्स रही है, पिताजी का बहुत अच्छा करियर रहा है, मैं इच्छा है मेरी कि उनका भी अच्छा रहे और 50 साल वो सांसद रहे या जो भी उनकी पार्टी उनको जिम्मेदारी दे। वो अभी पता नहीं, जिधर है उधर अच्छा है सबको। मैं आज ये सब मैं बोलना चाहती थी कि शुरू में जो प्रेसिडेंशियल स्पीच हुआ उसमें जिस तरह डॉक्टर्स या सब के बारे में प्रेसिडेंट साहब ने जो कहा वो बहुत अच्छी है। हम सब एक ही उम्र है कि ये 1.5-2 साल में शायद कोई भी स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट है, सब साथ में मिलके इस कोविड के खिलाफ हम सब लड़े हैं। तो वैक्सीन हो या जो भी प्रोग्राम्स रहे उसमें हम सब साथ रहे और केंद्र सरकार की पीडीएस की सिस्टम हो उसमें हमें बहुत बार मदद हो चुकी है और हमारे सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ऑफिशियली केंद्र सरकार के आभार माने कि पीडीएस में बहुत हमको मदद की। 2-4 चीज़ें जो फील गुड फैक्टर इस देश में अब नहीं है क्योंकि पैंडेमिक में हम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज देश के सामने है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। Unemployment is one of the largest challenges the youth of India today is facing. You see what happened in UP and Bihar. It was not a pleasant experience. किसी की भी ट्रेन जली हो, किसी की भी सरकार हो, ये हमारे भारत की ट्रेन है. It's wrong that it happened, but why did it happen? I think it's a serious cause of concern, and I urge, because the Honorable President in his speech said 60 lakh jobs we will create. I still remember Honorable Prime Minister's speech, and he in every speech used to say कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल हम जनरेट करेंगे। तो 2 करोड़ का नंबर 60 lakhs पे कैसा आ गया, इस पे थोड़ी सी टिप्पणी सरकार अगर हम दे कि नो दैट इज़ जो गई वो अलग बात है। So I think we really need to be worried is this commitment keeps changing of this government, and what is the roadmap to this? So this unemployment challenge,